देश में कोरोना संकट फिर से बढ़ रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में नए केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। केरल में कल करीब 2500 नए केस मिले। दिल्ली में कई नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। कल दुनिया में एक दिन में 14 लाख से ज्यादा नए मामले रिकॉर्ड किए गए। अमेरिका में कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगती हुई नजर आईं। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। देश में कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कल महाराष्ट्र के सांगली के मिराज मेडिकल कॉलेज की 49 छात्राएं और 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पुदुचेरी में दस्तक देने के साथ ओमिक्रॉन देश के 23 राज्यों में फैल चुका है। अब तक 700 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में 167, दिल्ली में 165, गुजरात में 73, केरल में 64, तेलंगाना में 62, राजस्थान में 46, कर्नाटक में 38 और तमिलनाडु में 34 केस मिल चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के नए केस में अचानक तेजी बढ़ोतरी के बाद केजरीवाल सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रैप लेवल 1 के तहत दिल्ली में अब नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे की बजाय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगा दिया गया है। दिल्ली में लगाई नई पाबंदियों में अब मेट्रो और बसों में सीट की क्षमता का 50% यात्रियों को ही सफर की इजाजत होगी। खड़े होकर सफर करने पर रोक, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में कल कोरोना के 496 नए संक्रमित मिले। करीब 6.5 महीने बाद दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 500 के करीब केस आए हैं। नई पाबंदियों में अब शादी और अंतिम संस्कारों में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और जिम बंद रहेंगे। दुकानें और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे। साप्ताहिक बाजार एक जोन में केवल एक खुलेगा। उत्तर प्रदेश को अगले 31 मार्च 2022 तक कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। राज्य में कल 80 नए केस मिले हैं, जिसमें लखनऊ में 11 और 28 संक्रमित नोएडा में सामने आए हैं। सोमवार को यूपी में सिर्फ 40 नए केस मिले थे। कोरोना के केस बढ़ने से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। महाराष्ट्र में कल कोरोना का विस्फोट हुआ है। राज्य में कल 2172 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि 22 संक्रमितों की मौत हो गई है। राज्य में 15 अक्टूबर के बाद पहली बार एक दिन में 2000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। अकेले मुंबई में कल 1377 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ और आदिवासी मामलों के मंत्री केसी पदावी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कर्नाटक में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बाद बीती रात से लगाए गए 10 दिनों के नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस प्रशासन टीम सड़कों पर उतरी है। कर्नाटक की शिवमोगा में बीती रात पुलिस ने रात 10 बजे से पहले दुकानों को बंद कराया। हुबली और कलबुर्गी में भी पुलिस की टीम लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को नाइट कर्फ्यू को लेकर जागरूक किया। कर्नाटक में कल कोरोना के 356 केस मिले हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को 2 और वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय और CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक वैक्सीन कोवोवैक्स और हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कोर्बेवैक्स को मंजूरी दे दी है। इसके साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाली एंटीवायरल पिल मोलुनुपिराविर को भी मंजूरी दे दी गई है। दुनिया में कोरोना महामारी और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार बेकाबू होती दिख रही है। सोमवार को कोरोना के केसों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में पूरी दुनिया में 14,40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। अकेले अमेरिका में सोमवार को 2,29,000 से ज्यादा नए मामले मिले। अमेरिका में कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लग रही है। इटली में भी कल 78,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। ब्रिटेन में भी कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण से हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। ब्रिटेन के कई शहरों में कुछ सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन लॉकडाउन पर अभी भी बोरिस जॉनसन की सरकार ने फैसला नहीं लिया है। क्रिसमस के 3 दिनों के जश्न के दौरान ब्रिटेन में कोरोना के 3,20,000 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 98,000 से ज्यादा केस मिले हैं। 8,000 से ज्यादा गंभीर मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां छापेमारी के बाद कल रात कानपुर के 2 और कारोबारियों के यहां GST और इनकम टैक्स की चोरी के आरोप में छापेमारी की गई। ट्रांसपोर्टर प्रवीर जैन के यहां छापेमारी में मिला क्या, मालेगांव धमाके के गवाह ने दावा क्या किया और नीट PG काउंसलिंग में देरी के मुद्दे को छोड़कर हड़ताली रेसिडेंट डॉक्टर्स किस मांग पर अड़े हैं। देश की सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र की बात।
आयकर विभाग ने यूपी में कानपुर के एक ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन के घर पर छापेमारी की है। आयकर विभाग ने प्रवीण के घर से कई दस्तावेज जब्त किए हैं। इसमें करीब 3 करोड़ की कमेटी से संबंधित दस्तावेज भी शामिल हैं। प्रवीण जैन कानपुर में गणपत नाम से ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय चलाता है। आयकर विभाग की ये छापेमारी इत्र कारोबारी पीयूष जैन से मिली एक डायरी के आधार पर की गई है। यूपी के कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बाद अब जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने खाद्य तेल बनाने वाली कंपनी मयूर वनस्पति के मालिक सुनील गुप्ता के कई ठिकानों पर भी छापेमारी की है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम कल कानपुर के सिविल लाइन से स्थित कार्यालय में कई जरूरी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। जीएसटी की टीम ने पूरे कार्यालय को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यूपी के कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर चल रही छापेमारी खत्म हो गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने कहा है कि कन्नौज से 19 करोड़ कैश बरामद किया गया। इसके साथ 23 किलो सोना भी मिला है। एक किलो के मिले गोल्ड बार को लेकर एजेंसीज को शक है कि परफ्यूम का रॉ मटेरियल दुबई भेजने के बदले पीयूष जैन गोल्ड बिस्किट के रूप में भुगतान लेता था। इस मामले की जांच डीआरआई करेगी। पीयूष जैन के कानपुर से कन्नौज तक की छापेमारी में 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के करीबी होने का आरोप लगने पर समाजवादी पार्टी के कन्नौज से एमएलसी पंपी जैन ने कहा कि उनका पीयूष जैन से कोई संबंध नहीं है। हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं, इसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं। वहीं कन्नौज के मौजूदा विधायक अनिल दोहरे ने कहा कि पीयूष जैन बीजेपी का आदमी है। ये बात सभी जानते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर संबंध नहीं तो समाजवादी पार्टी परेशान क्यों है। 2008 के मालेगांव धमाके के एक गवाह ने एनआईए कोर्ट में दावा किया है कि उसे एटीएस ने जबरन आरएसएस के लोगों के 4 लोगों इंद्रेश कुमार, स्वामी असीमानंद काका जी और देवधर जी के साथ योगी आदित्यनाथ का नाम लेने को कहा था। गवाह के बयान के बाद आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भगवा के अपमान के लिए साजिश रची थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की रेजिडेंट डॉक्टरों से मुलाकात के बाद भी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल आज जारी रहेगी। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठक के बाद डॉक्टर्स अपनी 2 मांगों पर अड़े हैं। पहली ये कि बदसलूकी के लिए दिल्ली पुलिस लिखित में माफी मांगे और दूसरी ये कि डॉक्टर्स के खिलाफ दर्ज सारे केस वापस हो। हालांकि एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज की हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण के लिए बेहद अहम मानी जा रही राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिन की बैठक आज से शुरू हो रही है। ये बैठक अयोध्या के सर्किट हाउस में होगी और इसकी अध्यक्षता राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा करेंगे। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी तक मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो जाएगा। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ब्लास्ट में मास्टरमाइंड और खालिस्तान समर्थक जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मनी के एयरफोर्ट शहर में गिरफ्तार किया गया है। जल्द ही भारतीय पुलिस अधिकारियों का एक दल जर्मनी पहुंचकर मुल्तानी से पूछताछ करेगा। सुरक्षा एजेंसियों को पंजाब चुनाव से पहले पाकिस्तान के आईएसआई के खतरनाक प्लानिंग की जानकारी मिली थी। मुल्तानी ने आईएसआई के इशारे पर ही लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में धमाके को अंजाम दिया था। सेंचुरियन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट गंवाकर 16 रन बना लिए हैं। इसमें पहले मेजबान दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम सिर्फ 197 रन पर आउट हो गई। मोहम्मद शमी ने 5 और बुमराह और शार्दुल ने 2-2 विकेट लिए। पहली पारी में भारत की पारी 327 रन पर खत्म हुई थी। पहली पारी के आधार पर भारत को 146 रनों की बढ़त मिल चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश चुनाव केंद्रीय बलों के नेतृत्व में कराने की मांग क्यों की है। पीएम मोदी पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कहां पर मंच साझा करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह की एबीसीडी पर अखिलेश यादव ने कैसे पलटवार किया। देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 दिन के दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने उत्तर प्रदेश प्रशासन, पुलिस विभाग और राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस ने यूपी पुलिस पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया और चुनाव केंद्रीय बलों के नेतृत्व में कराने की मांग की। वहीं बीएसपी ने चुनाव समय पर कराने की मांग की है। पीएम नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और संयुक्त अकाली दल के प्रमुख सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ पंजाब के फिरोजपुर में मंच साझा करेंगे। इस दौरान पीएम एक रैली को संबोधित करेंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ अमरिंदर सिंह और ढींढसा की मीटिंग के बाद तीनों पार्टियों ने पंजाब विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ने का फैसला किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के हरदोई के चुनावी सभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी इत्र वाले के यहाँ 250 करोड़ रुपया निकला, अब अखिलेश को जवाब देते नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। A का मतलब अपराध, B का मतलब भाई भतीजावाद, C का मतलब करप्शन और D का मतलब दंगा है। बीजेपी ने इनके पूरे ABCD पर पानी फेरने का काम किया है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ मिले 200 करोड़ से ज्यादा की दौलत को लेकर अमित शाह के हमले का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी ने गलती से पुष्पराज जैन की जगह अपने ही करीबी पीयूष जैन के यहाँ पर छापा पड़वा दिया। पीयूष की कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी की ABCD बताते हुए कहा कि A से अब, B से बीजेपी, C से छोड़ और D से दी होता है। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम से ही पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और आज बाबा काशी विश्वनाथ की दरबार में हाजिरी देंगे। वहीं कल गृह मंत्री ने संकट मोचन मंदिर में भगवान बजरंग बली के सामने मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया था। इसके बाद काशी क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आने वाले चुनावों पर मंथन किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आज फिरोजाबाद के सिरसागंज में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कार्यक्रम के तहत गिरधारी इंटर कॉलेज में महिलाओं से संवाद करेंगी। कार्यक्रम की सूचना मिलते ही जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रियंका के भव्य स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। यूपी में जातीय समीकरण को देखते हुए छोटे दल बड़ी पार्टियों पर ज्यादा सीट लेने का प्रेशर बना रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने भी आने वाले चुनाव में ज्यादा सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा कि इतिहास देखें तो साफ है कि यूपी में जिसको ओबीसी का समर्थन मिलता है वो सत्ता में आता है। ऐसे में ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। यूपी के एटा में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अजय यादव और बीएसपी नेता राजेश यादव के बीच पहले गाड़ी निकालने को लेकर झड़प हो गई। दोनों तरफ से बीच रोड पर धक्का मुक्की और गाली गलौज की गई। इन नेताओं के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तान ली। हालांकि इनके समर्थकों ने दोनों नेताओं को छुड़ाकर दूर किया और कोई बड़ी अनहोनी होने से टाल दिया। पंजाब के आने वाले चुनाव से पहले ही सत्ताधारी कांग्रेस को बड़े झटके लगने शुरू हो गए हैं। पंजाब के दो मौजूदा विधायक फतेहगंज बाजवा और बलविंदर सिंह लड्डी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के साथ चल दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ ही दिन पहले फतेहगंज बाजवा के लिए एक रैली की थी और जिताने की अपील भी की थी। मध्य प्रदेश में कहां-कहां बेमौसम बारिश ने किसानों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों को चन्नी सरकार से क्या भरोसा मिला और नौकरी की मांग को लेकर कहां हनुमान चालीसा का पाठ कर अभ्यर्थियों ने विरोध जताया। राज्यों से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। मध्य प्रदेश के कटनी में बेमौसम बारिश और सरकारी लापरवाही ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। धान खरीद केंद्र पर किसानों के धान के बोरे खुले आसमान के नीचे भीगते रहे। कुछ ऐसा ही हाल शिवपुरी के धान खरीद केंद्र पर भी देखने को मिला। यहाँ किसान खुद ही तिरपाल की मदद से फसल को बचाने की कोशिश करते दिखे। परेशान किसानों का कहना है कि अगर फसल नहीं बिकी तो कचरे में फेंकनी पड़ जाएगी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। यह बारिश के साथ ओले भी पड़े। मौसम ने ऐसी करवट ली कि दिन में ही घना अंधेरा छा गया। रास्तों पर दिखाई देना बंद हो गया। गाड़ियों को दिन में भी लाइट का सहारा लेना पड़ा। वहीं बेमौसम बारिश ने ठंड के मौसम में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ा दी है। बचपन का प्यार फेम सहदेव दिर्दो एक सड़क हादसे में घायल हो गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा के रहने वाले सहदेव दिर्दो को सिर में गंभीर चोट की वजह से जिला अस्पताल से जगदलपुर रेफर किया गया है। सहदेव दोस्तों के साथ बाइक से शबरी नगर की ओर जा रहे थे, तभी सड़क पर गिट्टी और रेत से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी अधिकारियों से सहदेव के इलाज की जानकारी ली है। एमएसपी मुआवजा सहित कई मांगों को लेकर पंजाब में प्रदर्शन कर रहे 32 किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात के बाद एक हफ्ते के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया है। सीएम चन्नी ने शहीद किसानों के परिवारों को एक सप्ताह में मुआवजा और नौकरी, पुलिस केस रद्द करने और 5 एकड़ जमीन के मालिक किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ करने का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश में 2013 से अटकी भर्तियों के मामले को लेकर 75 जिलों से आए करीब 1000 अभ्यर्थियों ने अयोध्या में अनोखा प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कड़ाके की ठंड और बरसात के बीच राम की पैड़ी पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान कोरोना के नियमों का भी सख्ती से पालन किया और सरकार से अपनी नियुक्ति को बहाल करने की मांग की।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के जिला अस्पताल में मोतियाबिंद का इलाज कराने वाले कई मरीजों ने आंखों की रोशनी चले जाने की शिकायत की है। लोगों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि 2 दिसंबर को अस्पताल में कैंप लगाए गए थे, जबकि अस्पताल की प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आभा वर्मा ने कहा है कि अस्पताल में ऐसा कोई कैंप नहीं लगाया गया था। कोरोना के केस बढ़ने के बाद भी मध्य प्रदेश में लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। देवास में एक स्कूटी सवार महिला बिना मास्क के पकड़ी जाने के बाद पुलिस कर्मियों से बीच सड़क पर ही उलझ गई। चालान काटने पर महिला ने खूब बवाल किया। बेकाबू महिला ने महिला कांस्टेबल को भी धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद दूसरी महिला कांस्टेबल ने हंगामा कर रही महिला की चप्पल से पिटाई कर दी। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए लोगों को फिर से कई आशंकाओं ने घेर लिया है। इस महामारी से मुक्ति के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में पूजा अर्चना और कठिन तपस्या का दौर भी चल रहा है। उज्जैन के पंडित ईश्वर मेहता ने 30 किलोमीटर दंडवत यात्रा करने का फैसला किया है। 15 दिनों तक चलने वाली उनकी ये यात्रा महाकाल मंदिर पहुंचने पर पूजा अर्चना और सबकी सलामती के लिए प्रार्थना के साथ संपन्न होगी। यूपी के मैनपुरी की एक गौशाला में गौवंश भूख से तड़प कर जान दे रही हैं। बताया जा रहा है कि यहां सैकड़ों गाय मर चुकी है। शिकायत मिलने के बाद एसडीएम ने गौशाला का निरीक्षण किया और हरे चारे की कमी बताई है। वहीं गौरक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों का कहना है कि जब सरकार गौशाला चलाने के पैसे दे रही है तो ऐसी लापरवाही कैसे हो रही है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो। अब जीएसटी के दायरे में क्यों होगी हल्दी? बैंक लॉकर का रिस्क कैसे खत्म हुआ? फ्लेक्स फ्यूल इंजन से महंगे पेट्रोल के दौर में मिलेगी कितनी राहत? बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए मनी टॉप 9। जीएसटी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की महाराष्ट्र बेंच ने हल्दी पर 5% टैक्स लगाने का आदेश दिया है। जीएसटी एआर ने हल्दी को गैर कृषि उत्पाद बताया है क्योंकि किसान पहले कच्ची हल्दी को उबालते हैं और फिर सुखाने के बाद उसे पॉलिश कर बाजार में बेचते हैं। ऐसे में इसे मसाला मानकर इस पर 5% जीएसटी लगेगी, जिससे हल्दी की कीमतें बढ़ेंगी। बाजार नियामक सेबी ने आईपीओ से संबंधित कुछ नियमों को सख्त बनाया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, वैकल्पिक निवेश कोष, म्यूचुअल फंड और समाधान प्रक्रिया से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब एंकर निवेशकों के लिए लॉक इन अवधि बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। इसके अलावा निदेशक बनाने से संबंधित नियम भी सख्त किए गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने एक दिन में कोविड-19 के 2 टीकों कोवोवैक्स, कोर्बेवैक्स और एक दवा मोलनुपिरावीर के आपातकाल उपयोग को मंजूरी दी है। कोर्बेवैक्स वैक्सीन हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पहला टीका है। देश में अब कोविड-19 टीकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। दुनिया में डिजिटल करेंसी के बढ़ते लेन देन के बीच भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने के पक्ष में है। कानून के जानकार भी क्रिप्टो करेंसी पर जल्द से जल्द रोक लगाने की सलाह दे रहे हैं। रिजर्व बैंक लगातार क्रिप्टो से फाइनेंशियल स्थिरता को होने वाले खतरों पर चिंता जता रहा है। दूसरी चिंता इसकी कीमतों और ट्रांजैक्शनों को ट्रेस करने की है। अगले साल देश के 13 शहरों में 5G टेलीकॉम सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया जैसे दूरसंचार ऑपरेटर्स ने गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे और गांधीनगर में 5G परीक्षण स्थल स्थापित किए हैं। इन शहरों में अगले साल 5G सेवा शुरू होगी। 1 जनवरी से बैंक लॉकर की सुरक्षा के नए नियम लागू हो रहे हैं। नए व्यवस्था के तहत लॉकर में रखे सामान और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से बैंक की होगी। नुकसान की स्थिति में बैंकों को लॉकर रेट का 100 गुना मुआवजा देना होगा। गूगल ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल 422 भारतीय स्टार्टअप्स की एक इंडस्ट्री बॉडी अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने गूगल की प्ले स्टोर बिलिंग पॉलिसी के खिलाफ सीसीआई में एक पिटीशन फाइल की थी। सीसीआई ने गूगल को 31 दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया था। अब गूगल ने हाई कोर्ट से और वक्त मांगा है। सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनियों से अगले 6 माह के भीतर फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले वाहनों का उत्पादन शुरू करने को कहा है। फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली कार पेट्रोल डीजल की तुलना में 35 से 40% तक सस्ती पड़ेगी। फ्लेक्स फ्यूल इंजन पेट्रोल और इथेनॉल या मिथेनॉल के मिश्रण पर काम करते हैं। JSW ग्रुप ने अपने कर्मचारियों के लिए हरित पहल JSW इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत कंपनी अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 3 लाख रुपए देगी। कंपनी की ईवी नीति 1 जनवरी 2022 से देश भर के कर्मचारियों के लिए प्रभावी होगी।
तो मनी 9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @money9 लाइव को आप फॉलो कर सकते हैं और साथ ही मनी 9 के यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ेंगे। सीमा पर चीन की चालबाजियों और साजिशों से निपटने के लिए भारत ड्रैगन से लगी सीमा के आसपास पुलों का जाल बिछा रहा है। बॉर्डर पर अब किसी भी दुस्साहस का चीन को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के ग्वादर में लोगों के विरोध के आगे झुके इमरान खान और चीन से तनातनी के बीच अमेरिका ने अगले साल के लिए कितने अरब डॉलर का बजट बनाया है। चीन पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी अहम खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। चीन के साथ डोकलाम विवाद के बाद भारत चीन से लगने वाली सीमा पर सड़कों और पुलों का जाल बिछाना शुरू कर चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीमावर्ती इलाकों में बीआरओ के बनाए 24 पुलों का उद्घाटन किया। इनमें से 16 चीन की सीमा सटे इलाकों में है। इनमें से 2 पुल पूर्वी लद्दाख की DSDBO रोड और एक पूर्वी सिक्किम में डोकलाम के करीब है। सिलीगुड़ी पर नजरें गड़ाए चीन को सबक सिखाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने भी अपनी मजबूत तैयारी कर ली है। सिलीगुड़ी में बागडोगरा एयरबेस को और भी ज्यादा अपग्रेड किया जा रहा है। नए हैंगर के साथ नए रनवे को भी तैयार किया जा रहा है। यहां एयरफोर्स ने सुखोई 30 के 5 लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी के पाकिस्तान से लगने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC से सटे गांव के लोगों के लिए बड़ा सुरक्षा घेरा तैयार हो गया है। बॉर्डर से सटे 0 से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में प्रस्तावित 9,505 बंकर में से 8,500 बंकर तैयार किए गए हैं। इन बंकरों के बन जाने से पाकिस्तान की ओर से होने वाली फायरिंग और मोर्टार के हमले से गाँव के लोगों को मजबूत सुरक्षा कवच मिल गया है। ग्वादर में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के विरोध में कई महीनों से चल रहे आंदोलन के आगे आखिरकार इमरान सरकार को झुकना ही पड़ा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लेखक डॉक्टर शबीर चौधरी ने कहा है कि लोगों के विरोध के आगे चीन को भी घुटने टेकने पड़े हैं। दरअसल यहाँ के लोग चीन के प्रोजेक्ट की वजह से उनके मछली पालन, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ दूसरी बुनियादी हक छीनने का विरोध कर रहे हैं। कर्ज के जाल में फंसा कंगाल पाकिस्तान ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी दुनिया में 99वें स्थान पर खिसक चुका है। धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा देने के चक्कर में पाकिस्तान की किसी भी सरकार ने लोगों को शिक्षा, नौकरी के मुद्दे पर कभी गंभीर प्रयास नहीं किए। युवाओं को बदलते वक्त की चुनौतियों से लड़ने की ट्रेनिंग नहीं मिलने से पाकिस्तान में कोई नया इनोवेशन कभी नहीं हो पाता। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नए चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नई जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही सार्वजनिक तौर पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ISI चीफ बनने के बाद जनरल नदीम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी बैठक के दौरान बनाए गए वीडियो या फोटो मीडिया को जारी न की जाए। ISI चीफ की कोई तस्वीर नहीं जारी करने के पीछे पाकिस्तान की कोई साजिश ही हो सकती है। काबुल की सड़कों पर एक बार फिर महिलाएं तालिबान के क्रूज शासन के खिलाफ उतरने लगी हैं। मंगलवार को कई महिलाएं काम करने की आजादी और मौके दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने खाने पीने के सामान की कमी का भी मुद्दा उठाया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं को भगाने के लिए तालिबान की पुलिस ने हवाई फायरिंग की। महिलाओं के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी भी की गई। चीन से तिब्बत की आजादी की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बतन यूथ कांग्रेस और स्टूडेंट फॉर फ्री तिब्बत ने मैक्लोडगंज में कैंडल मार्च निकाला। इन लोगों ने चीन पर तिब्बत की संस्कृति और बौद्ध धर्म की परंपरा को खत्म करने का आरोप लगाया। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने तिब्बत को चीन के चंगुल से आजाद कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की। चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 768 अरब डॉलर के भारी भरकम रक्षा बजट को मंजूरी दे दी है। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए ही केवल 7.1 अरब डॉलर का प्रावधान किया गया है। साथ ही चीन के खिलाफ एक बड़ी रणनीति बनाने का आह्वान भी किया है। इस साल बजट में हथियारों और तकनीकी के क्षेत्र में चीन और रूस से मिल रही चुनौतियों पर प्रमुखता से फोकस किया गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।